चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये चंपारण सत्याग्रह जो है दोस्तों 1917 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो आप बताएंगे चंपारण बिहार में हुआ था, क्योंकि 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसे लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं या लखनऊ समझौता भी इसे कहते हैं, क्योंकि 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे कहा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यहीं पर गांधी जी ने पहली बार इस अधिवेशन में भाग लेते हैं, इस अधिवेशन का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत में आते हैं। यहाँ के बिहार के एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने भी लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लिया और गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है। गांधी जी चूँकि दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चला चुके थे, तो वो एक बड़ी शख्सियत के रूप में लोगों को नज़र आने लग गए थे। यही कारण रहता है कि 1915 में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं तो उन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा केसर हिंद की उपाधि से भी नवाजा जाता है। राजकुमार शुक्ल बिहार की वर्तमान स्थितियों को बताते हैं और कहते हैं कि गांधी जी वहाँ पर जो है नील की जो खेती के लिए अंग्रेज़ हमें ज़बरदस्ती खेती करने के लिए मजबूर करते हैं, और चूँकि ये आंदोलन इसलिए भी होता है क्योंकि नील की खेती जो है खेती होने के बाद जो है वो नील की खेती उस भूमि की उर्वरा शक्ति को कमज़ोर कर देती है, कम कर देती हैं, और वहाँ पर कोई और फसल अच्छी नहीं हो पाती है। इसी कारण से वहाँ के स्थानीय लोग चाहते थे कि अंग्रेज़ की जो 3 कठिया पद्धति थी, यानी कि कठिया पद्धति क्या होती थी, यानी कि ज़मीन का जो 20 हिस्से में से 3 हिस्से पर आपको नील की खेती करनी होती थी, तो इसके विरोध में ये आंदोलन होता है। फिर गांधी जी 1917 में बिहार चंपारण जाते हैं और गांधी जी के नेतृत्व में ये चंपारण सत्याग्रह संपन्न होता है। इसका परिणाम क्या निकलता है दोस्तों? तो परिणाम एक तरीके से ये आंदोलन सफल रहता है और गांधी जी के सफल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि से भी नवाजा गया था। तो दोस्तों ये था चंपारण सत्याग्रह, और इस वीडियो में मैं आपको गांधी जी से रिलेटेड जितने भी सत्याग्रह हैं, जितने भी आंदोलन हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं, और इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपका एक भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ये वीडियो आपको पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, या कोई भी भारत की कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ इस टॉपिक से, इस वीडियो से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये एक एमसीक्यूज टाइप से इसको तैयार किया गया है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको लिया गया है। सभी सत्याग्रहों को हम इसी पैटर्न में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के इसको शुरुआत करते हैं और पूरे वीडियो को हम देखते हैं, समझते हैं, और हमारे एग्ज़ाम में जो आने वाले प्रश्न हैं उनको हम याद कर लेते हैं। तो आइए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। 1917 में हुआ, चंपारण में हुआ। 1916 में बिहार के स्थानीय नेता राजकुमार गांधी जी से मिलते हैं, वो इनको इनवाइट करते हैं इस नेतृत्व के लिए। गांधी जी इसकी लीडरशिप लेते हैं और 3 कठिया पद्धति के लिए, नील की खेती के विरोध में ये विद्रोह होता है। परिणाम यह रहता है कि आंदोलन सफल हो जाता है। गांधी जी के सफल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें महात्मा की उपाधि देते हैं। तो ये महात्मा की उपाधि तो सब जानते हैं कि गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाता है। तो महात्मा की उपाधि देने वाले महान व्यक्तित्व के धनी रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो चंपारण सत्याग्रह के बाद दिया गया था। आइए अगले सत्याग्रह की बात कर लेते हैं। तो अगला बिल्कुल मैं आपको क्रमवार से बताऊंगा। 1915 में ये अफ्रीका से भारत लौटे। 1916 में इन्होंने क्या किया बेटा? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में चंपारण आंदोलन किया, और 1918 में आप देखेंगे तो खेड़ा आंदोलन का ये नेतृत्व करते हैं। 1918 में खेड़ा कहाँ आता है? तो ये गुजरात में आता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कारण क्या था इस आंदोलन के पीछे? तो 1918 में क्या हुआ दोस्तों? भीषण अकाल पड़ा। इसके बाद भी अंग्रेजी सरकार ने मालगुजारी बंद नहीं की, साथ ही 23% की वसूली और बढ़ा दी वहाँ पर लोगों पर। एक तरीके से अंग्रेज़ों की दुराचार नीति, क्रूर अत्याचार के खिलाफ ये गांधी जी का दूसरा बड़ा मूवमेंट था भारत के अंदर। इसके बाद में अगले मूवमेंट की बात करें तो अगले मूवमेंट के बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आधुनिक भारत का इतिहास, जो हम गांधी जी के आज प्रमुख सत्याग्रह देख रहे हैं, तो गांधी जी की जो जीवन यात्रा थी
गांधी जी की जीवन यात्रा से संबंधित परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आते हैं उनको बिल्कुल मैंने एक शॉर्ट तरीके से एक कहानी के रूप में समझाया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए अगले मूवमेंट की बात करते हैं। तो अगला मूवमेंट जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल, यानी मिल मजदूर के खिलाफ जो हड़ताल का जो गांधी जी ने नेतृत्व किया था, इसके बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, आइए उनको समझते हैं। सबसे पहले ये जो आंदोलन कब हुआ था, तो दोस्तों 1918 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था और भारत के अंदर गांधी जी का ये तीसरा नेतृत्व वाला आंदोलन था। कारण क्या था? तो पहला कारण तो ये था दोस्तों कि सूती कपड़ा मिल मालिक के विरोध में हुआ था। जो सूती कपड़ा की जो एक मिल थी वहाँ पर गुजरात में, तो उसके जो मालिक जो हैं वो एक तरीके से वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के ऊपर एक क्रूर अत्याचार टाइप से वहाँ पर उनके ऊपर कर लगाता था, इस तरीके से। फिर इसी समय 1918 के समय भी क्या होता है, चूँकि अकाल भी पड़ा हुआ है, फिर प्लेग की बीमारी भी उस समय फैली हुई है, तो वहाँ पर ये लगाने के बाद भी 35% प्लेग बोनस इनको दिया जाना था, तो इसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया, जो नहीं दिया गया। तो इस कारण से गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, अपना सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं और इसका परिणाम क्या निकलता है, तो ये आंदोलन पूरी तरीके से सफल होता है। विशेष बात करें इस आंदोलन से जुड़ी हुई, तो सबसे पहले गांधी जी का भारत में ये दूसरा सफल आंदोलन, गांधी जी का भारत में ये दूसरा सफल आंदोलन था और गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल भी रही। तो आपसे पूछा जा सकता है गांधी जी का पहला भूख हड़ताल वाला सत्याग्रह कौन सा था, आंदोलन कौन सा था, तो आप बताएंगे अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918, जिसे गांधी जी का अनशन भी कहा जाता है और भारत के अंदर ऐसा गांधी जी का पहला मूवमेंट था। आइए अगले सत्याग्रह की बात करते हैं। अगला सत्याग्रह है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन चूँकि गांधी जी द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया था, लेकिन ये कब हुआ था ये भी गांधी जी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको लिया है और यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन की बात करूँ तो ये कब से कब चलता है, तो ये 1919 से 1922 तक ये चलता है। कहाँ पर हुआ है, तो लगभग संपूर्ण भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व में भी होता है। इसके होने के पीछे कारण क्या होते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। कारण से पहले इसका प्रारंभ नेतृत्व किसने किया था, तो दो अली बंधु थे। उन्होंने, ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे, इनको अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने ही भारत के अंदर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। बाद में इसकी लीडरशिप जो है गांधी जी ने संभाली थी, ताकि इसलिए इस्लाम और हिंदू एकता को बल मिल सके। कारण क्या था, तो दोस्तों मिस्र में खलीफा का पद होता था। खलीफा का पद क्या होता था, इस्लाम धर्म में खलीफा का पद जो है एक धर्म गुरु के रूप में जाना जाता है। तो मिस्र में खलीफा पद की समाप्ति कर दी, तो यही कारण था कि खिलाफत आंदोलन चला। तो खलीफा पद चूँकि मुस्लिमों का धर्मगुरु पद है और वहीं का जो खलीफा थे उनको सभी लोग, पूरे विश्व के लोग उनको धर्मगुरु के रूप में मानते थे। लेकिन आपको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक जो आपको क्या होता है, आपका पहला विश्व युद्ध होता है। तो पहला विश्व युद्ध होने के साथ साथ में क्या होता है कि इंग्लैंड और मिस्र के बीच में एक संधि होती है, जिसमें ब्रिटेन क्या करता है, एक तरीके से इस तरीके से संधि की जाती है मिस्र के साथ कि मिस्र जो है पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है और छिन्न भिन्न होने के साथ साथ ब्रिटेन द्वारा वहाँ के मिस्र के खलीफा पद को समाप्त कर दिया जाता है। अब ब्रिटेन के लोग अंग्रेज का शासन हमारे भारत में इसी लिए, इस खलीफा पद की समाप्ति के लिए ही भारत के अंदर जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाता है। परिणाम क्या रहता है, तो ये पूरी तरह से सफल तो नहीं होता है, सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन इसके बाद में और क्या होता है, 1924 में वहाँ पर मिस्र के अंदर कमाल पाशा की सरकार बनती है, जो खलीफा के पद को थोड़ा बहुत जो बचा था उसको भी समाप्त कर देती है। साथ ही इसका परिणाम ये भी निकलता है कि हिंदू मुस्लिम एकता को यहाँ पर बल मिलता है, क्योंकि ये मूवमेंट जो है मुस्लिमों के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन हिंदू लोगों ने भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसलिए कहा जाता है कि आपसे एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे मूवमेंट बताइए जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिलता है, तो आप बताएंगे खिलाफत आंदोलन। विशेष क्या है इसके अंदर, तो खिलाफत समिति का गठन, ये भी आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था।
दिल्ली में हुआ था और यहीं पर खिलाफत समिति का एक सम्मेलन भी हुआ था दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता भी महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। आइए अगले टॉपिक की ओर, अगले आंदोलन की ओर बात करते हैं। तो अगला जो आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन। चूँकि गांधी जी 1915 में भारत आए, चंपारण आंदोलन किया, खेड़ा आंदोलन किया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया, इसके साथ में ही उन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी नेतृत्व किया। अब यहाँ पर चूंकि आप इससे पहले की घटना देखेंगे तो 1919 में जलियांवाला बाग कांड, उससे पहले रोलेक्ट एक्ट, ये सारी घटनाएं होने के बाद गांधी जी को ऐसा लगा कि ये हमें सहयोग नहीं करने वाले, ये हमें आज़ादी नहीं देने वाले। तो गांधी जी ने फिर असहयोग की नीति अपनाई, यानी हम अंग्रेज़ों को सहयोग नहीं करेंगे। तो ये मूवमेंट कब शुरू होता है? तो ये 1920 को शुरू होता है। नागपुर में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1920 में, और यहीं पर यह डिसीजन लिया जाता है कि हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। इससे सभी सहमत होते हैं और ये सफलतापूर्वक स्टार्ट भी होता है। लेकिन 1920 में ही क्या होता है, एक बड़े महान क्रांतिकारी, महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में ये ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं चलता है, लेकिन एक बड़े व्यक्ति की जो डेथ हो जाती है जो कि इस मूवमेंट के हिस्सेदार बन सकते थे और इस मूवमेंट को आगे ले जा सकते थे। गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बीजी तिलक की मृत्यु भी कब हुई थी? 1920 में ही होती है। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य केवल इतना था कि अंग्रेजी सरकार का सहयोग न करना और उनकी जो कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना, ताकि वो सही से काम नहीं कर पाएँ और उनको भारतीयों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत पड़े। इसके कारण क्या थे? तो रोलेक्ट एक्ट बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, जिसमें किसी से भी बिना पूछताछ किए किसी भी व्यक्तियों को जेल में उठाकर डाल देते थे। तो यहाँ से भारतीयों के मन में असंतुष्टता जागी अंग्रेजों के प्रति। दूसरा बड़ा कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहाँ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध अमृतसर में हो रही सभा पर गोलियां चला दी। फिर उसके बाद में अंग्रेजों का बढ़ता अत्याचार, यही कारण रहते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका शुरू किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। परिणाम क्या निकलता है? तो परिणाम क्या होता है दोस्तों? 1922 में यानी 2 साल बाद ही क्या होता है कि चोरा चोरी नामक एक घटना होती है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होती है। तो इस घटना से, क्योंकि गांधी जी जो है अहिंसावादी थे और ये एक हिंसात्मक घटना थी, तो गांधी जी इससे दुखी होकर इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और बहुत सारे लोग गांधी जी से नाराज़ भी होते हैं इनके स्थगित होने में, क्योंकि ये आंदोलन बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक 2 साल बाद 1922 में इसे स्थगित करना कहीं लोगों को सही नहीं लगता है, लेकिन 1922 में स्थगित हो जाता है। आप देखेंगे आगे इतिहास में पढ़ेंगे तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास चूँकि गरम दल के नेता थे, तो वो गांधी जी की इस बात से नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो आंदोलन को स्थगित कर देते। तो 1923 में वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी जो है 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा बनाई जाती हैं। विशेष क्या रहता है कि यहाँ पर इस आंदोलन से जुड़ा एक फंड की स्थापना 1920 में क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती, तो उन्हीं के नाम पर तिलक फंड की स्थापना की जाती है 1920 में। क्योंकि असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी वो कहाँ से आएगा, तो उसी के लिए इस तिलक फंड की स्थापना की गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आने वाले एग्जामों में भी आने की संभावना है। तो तिलक फंड की स्थापना 1920 में ही की गई है। आप ये इस तरीके से कुछ तस्वीरें देख सकते हैं गांधी जी के आंदोलन की। आइए अगले मूवमेंट की बात करते हैं। अगला मूवमेंट गांधी जी का था नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह तो एक कब हुआ, सबसे पहला प्रश्न, तो इसकी तारीख भी आप ध्यान रखिए। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलेगा, क्योंकि 6 अप्रैल के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 6 अप्रैल तक चलता है। 12 मार्च से 6 अप्रैल कहाँ हुआ, तो साबरमती, गांधी जी का जो कि आश्रम है इन्होंने 1916 में बनाया था, साबरमती आश्रम से
दांडी एक स्थान है गुजरात में, तो वहाँ तक ये चलता है। इस कारण से इसे दांडी, गांधी जी की दांडी यात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दांडी यात्रा भी कहते हैं। कि गांधी जी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो 12 मार्च को ही हुई थी। ये बात आप ध्यान रखें दोस्तों। आगे अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश लोगों का क्या था? भारतीय नमक पर एकाधिकार था और यहाँ के लोग चाहते थे कि ये समाप्त हो और सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूती के साथ शुरू कर जाए, क्योंकि ये इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन एक तरीके से प्री प्लान आंदोलन था। ब्रिटिश लोगों का भारतीय नमक पर एकाधिकार हो गया था, तो इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए नमक सत्याग्रह चला गया। साथ ही इस सत्याग्रह से जुड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी मजबूती के साथ शुरू किया जा सके, इस कारण से नमक सत्याग्रह जो है किया जाता है। इसका नेतृत्व कौन करता है? तो गांधी जी इसका नेतृत्व करते हैं। इसमें विशेष क्या है? तो गांधी जी अपने जो भरोसेमंद 78 स्वयंसेवक थे उनके साथ में अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आंदोलन की शुरुआत करते हैं नमक सत्याग्रह की। और लगभग ये 240 मील यानी लगभग किलोमीटर में बात करूँ तो 360 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा करते हैं, जहां पर जिस तरीके से ये साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचते पहुंचते भारत के अनेकों लोग इनसे जुड़ जाते हैं और ये 78 लोगों से कब 78,000 में तब्दील हो जाती हैं ये रैली, पता नहीं चलता है। और इस तरीके से परिणाम स्वरूप 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सफलतापूर्वक नमक तोड़ा और ये सत्याग्रह को सफल बनाया। आइए अगले मूवमेंट की बात करते हैं। अगला मूवमेंट जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। ये संपूर्ण भारत में हुआ, संपूर्ण भारत के अलग अलग जगह अलग अलग कोने में हुआ। उद्देश्य क्या था? तो कुछ विशिष्ट प्रकार के जो गैर कानूनी कार्य हैं, जो सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुकाना था। ऐसे कानून जो भारतीयों के लिए अंग्रेजों के द्वारा थोपे गए कानून थे, जो सही नहीं थे, उनके खिलाफ लड़ाई करना, ब्रिटिश सरकार को उनके खिलाफ झुकाना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। साथ ही भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना, ये भी भारत का एक मकसद था। इसी उद्देश्य से सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब सविनय यानी हम निवेदन करते हैं, अवज्ञा करते हैं आपके कानून की, आपके द्वारा जो बनाए गए कानून की हम अवहेलना करते हैं। ऐसे आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। इसी के परिणाम स्वरूप 1931 में, क्योंकि आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहा था तो इसको कहीं ना कहीं रोकना था, तो गांधी जी की अंग्रेजों की काफ़ी कोशिशों के बाद भी यह आंदोलन थमने वाला नहीं था। लेकिन इसी के रहते तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है 1931 में, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और इसी समझौते के परिणाम स्वरूप ये आंदोलन स्थगित हो जाता है। आइए अगले मूवमेंट की बात करते हैं। अगला मूवमेंट ये गांधी जी का अगला और अंतिम मूवमेंट है। इसके बाद गांधी जी कोई भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनते हैं। ये जो मूवमेंट है इसे बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942। देखो यहाँ पर 2 तारीख इम्पोर्टेंट आती हैं। एक तो 8 अगस्त आता है और कहीं कहीं बार जो है 9 अगस्त लिखा आता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको सही लगाना है। 8 अगस्त 1942 को ये निर्णय लिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया जाएगा और रात में इसका पूरा तरीके से निर्णय लिया गया और 9 अगस्त 1942 को पूरी तरीके से ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया। 9 अगस्त को ये स्टार्ट हो गया था। घोषणा कब हुई? 8 अगस्त 1942। लागू कब हुआ? 9 अगस्त 1942। इसके बाद की अगर बात करें ये कहाँ पर हुआ, तो कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन, कांग्रेस का एक बम्बई अधिवेशन हुआ था 1942 में। ये वहीं से शुरू होता है जो लगभग संपूर्ण भारत में फैलता है। उद्देश्य क्या रहता थे? तो भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना और भारत को स्वाधीनता प्रदान करना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेतृत्व गांधी जी ने की, लेकिन इसके साथ बहुत बड़े नेता इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, गांधी जी का सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं और इस आंदोलन को सफल बनाते हैं। परिणाम क्या निकलता है? तो परिणाम भारत की स्वतंत्रता में अहम योगदान ये देता है। 1942 का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहता है। इसी के परिणाम स्वरूप देखा जा सकता है कि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो जाता है। विशेष क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न रहने वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है
वो मेहर यूसुफ अली ने दिया था। मतलब ये लिखकर जो दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है कि ऐसा मूवमेंट होना चाहिए, ये ऐसा नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इसे इम्प्लीमेंट किसने किया था? मतलब लोगों के सामने कौन लेकर आए थे? तो गांधी जी लेकर आए थे। तो आपके सामने अगर ऑप्शन में आपको पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था और आपको ऑप्शन में यूसुफ मेहर अली मिले, तो पहले आप इसको टिक कीजिए। अगर ये नहीं मिलता है तो फिर आप गांधी जी वाले को टिक कीजिए। फिर दूसरा, इसी आंदोलन में आपसे पूछा जा सकता है गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो आप बताएंगे करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप ही गांधी जी ने दिया था। तो ये थे गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन और ये गांधी जी का अंतिम आंदोलन था। इसके बाद 1948 में भारत आज़ाद होने के एक साल बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर देते हैं और इसी तरीके से गांधी जी का जीवन समाप्त हो जाता है। और गांधी जी भारत के इस सफलता में, भारत की स्वाधीनता में, भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी का अहम योगदान रहता है। जानकारी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए लख लख शुक्रिया आपका। धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।